हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आज है 30 अगस्त, देखते हैं क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। जैसा कि अपना रूटीन चला आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं कि एमसीक्यू देखते हैं और कल वाले एमसीक्यू का आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे देंगे, क्योंकि मैंने आपको 50-50 करा दिया था और बाद बाकी मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया था। सो देखते हैं क्या है क्वेश्चंस हमारे पास। क्वेश्चन है, with reference to visible light communications यानी VLC technology, which one of the following statement is are correct? So देखते हैं फर्स्ट क्या है। VLC uses electromagnetic spectrum wavelength 375 to 780 nanometers. VLC is known as a long range optical wireless communications, and third is BLC can transmit large amount of data faster than Bluetooth, and fourth is BLC has no electromagnetic interference. Okay, so select the correct answer using the code given below. First of all, 1 2 3 only, 1 2 4 and 1 3 4, and next है हमारे पास 2 3 and 4। सो थोड़ा सा हम हिंदी में भी देखने की कोशिश करेंगे क्या है हमारे पास। दृश्य प्रकाश संचार जिसको बोलते हैं बीएलसी, अभी हम जो पढ़ रहे थे। तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बीएलसी 375 से 700 नैनोमीटर वाली विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम तरंग दैर्ध्य का उपयोग करती है। बीएलसी को दीर्घ परासी प्रकाशी बेहतर संचार के रूप में भी जाना जाता है। बीएलसी ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित कर सकता है और बीएलसी विद्युत चुम्बकीय व्यतिकरण नहीं होता। नेक्स्ट है, इसके जो कोड दिए गए वो आप देख लेंगे। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये हम जो कर रहे हैं ना, ये कौन सी ईयर का है। पहले तो आपको ये क्लियर कर दूं, ये हमारा है यूपीएससी 2020 का सीरीज नंबर ए। इतना आपको समझ लेना है, क्लियर कट है। तो अब तक हमने 38 क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से देखने की कोशिश की है और उनमें से हमने ओल्ड एंड न्यू पैटर्न को कनेक्ट करने की कोशिश की है कि किस तरीके से ओल्ड और न्यू पैटर्न हमारा आपस में कनेक्ट हो सकता है। अब थोड़ा-सा मैं इसकी हिंट देता हूँ और जिसको भी आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेगा। ओके, सो यहाँ पे देख रहे हैं आप, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो यहाँ पे डेटा दिया होता है। डेटा वाला मोस्टली गलत होता है, बट कई कारणों से डेटा ठीक भी होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं ये है बीएलसी इज नोन एज द लॉन्ग रेंज। ये लॉन्ग रेंज है तो भाई ये शॉर्ट रेंज भी हो सकता है ना। अब देखिए कॉमन सी बात है, थोड़ा-सा आप सेंस लगाना कि भाई अगर यहाँ डेटा दिया है, डेटा वाला अगर हमारा सही है या फिर मान लीजिए ये वाला सही है, इन दोनों में से एक सही होगा। कारण क्या है, एक बार तो उसने लॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज के ऊपर दे दिया होगा और एक बार डेटा दे दिया होगा। तो कॉमन सी बात है, डेटा इसका सही है। बीएलसी यानी कि विजिबल लाइट कम्युनिकेशंस, जिसका डेटा जो होता है एक्चुअल मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ 375 टू 780 तक। ओके, इट्स अ राइट। सो इट्स अ राइट, देन यू कैन इजीली एलिमिनेट। ये एलिमिनेट टेक्निक से क्वेश्चंस होगा, बट इसको हम न्यू पैटर्न से भी करेंगे तो ये वाला तो आंसर हमारे पास नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। उसके बाद हम देखते हैं वीएलसी इज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशंस। अगर हमें एक पता है देन हम निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, ये भी हमें नहीं पता था। दूसरा देखते हैं, बीएलसी कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फास्टर देन ब्लूटूथ। कैन, यहाँ पे कैन लगा, वो कैन भाई सीधी सी बात है, लार्ज अमाउंट डेटा को ये कर सकता है फास्टर देन ब्लूटूथ, हो सकता है। बीएलसी हैज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंफेरेंस। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे अगर आपको, तो क्या चीज़ मिलेगी आपको, यस, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंफेरेंस नहीं होता। तो अब तक हमारे पास सिर्फ एक ही गलत हो रहा था, वो कौन-सा था हमारे पास, लॉन्ग रेंज वाला, ठीक है? तो अक्सर क्या होता है कि जो भी चीज़ है भाई विज़िबल है तो, है ना? तो लॉन्ग कैसे होगा वो, है ना? ये तो शॉर्ट ही होगा ना, सीधी-सी बात है। आप ऐसे थोड़ा-सा सेंस लगा सकते हैं कि कोई चीज़ विज़िबल है ना? तो उसको अगर हम विज़िबल कर रहे हैं तो वो शॉर्ट रेंज में ही तो देखेंगे ना उसको। थोड़ा-सा सेंस लगाएँगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे लॉन्ग रेंज नहीं होगा। अगर आप जैसे ही लॉन्ग रेंज को निकाल देते हैं, इसको अगर आपने हटा दिया, ठीक है? तो ये गया, ये गया, ये गया। क्लियर कट है? आपके पास आंसर क्या निकल के आ गया? सी। इस तरीके से आंसर निकाले जाते हैं। पहले तो आप इतना समझ लेंगे, ठीक है? अब थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि अगर मान लीजिए आप इसको न्यू पैटर्न से करते हैं, देन व्हाट्स आंसर? ठीक है? तो ओनली पेयर 1 2 3 एंड 4th। तो उसके थ्रू हम देखते हैं फॉर 1 2 3 हम 4th के थ्रू, देन बी विजिबल। विजिबल यू कैन से दैट विजिबल इज अ विजिबल एज अ शॉर्ट टर्म्स। ओके, अब ये आपसे ही अप्लाई कर दिया जाए कि आप एक ह्यूमन है तो आपकी विजिबल क्या होगी, रेंज तो शॉर्ट टर्म ही होगी ना, लॉन्ग टर्म कैसे हो जाएगी। लॉन्ग टर्म नहीं होगी तो यू कैन से दैट ओनली 4 पेयर दिए हैं, एक पेयर अगर आपने हटा दिया यहाँ से तो 50-50 रिस्क लेके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके,
थोड़ा-सा अब हम इसके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, क्या है, क्या नहीं है। जैसे कि मैं डिस्क्रिप्शन आपको लास्ट में पढ़ा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन है हमारे पास, उसको हम लास्ट में देखने की कोशिश करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं, अपना पीसी बोले तो प्रीलिम्स करंट 29 अगस्त 2023 का, और ये हमारा 1 दिन पहले का प्रीलिम्स करंट होता है। और इसमें मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि क्या रहता है, ये रहता है आपका पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन तीनों का कंपाइलेशंस होता है। 2-2 टॉपिक आपके हर जो भी इम्पोर्टेंट है सिलेबस से, उनको यहाँ पे पिक करने की पूरी कोशिश की जाती है। और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप क्या करेंगे, अगर आपने अभी कोई भी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर दी है द हिंदू, सॉरी, कोई भी टेस्ट सीरीज़ अगर आपने स्टार्ट कर दी है और आपको द हिंदू का नोट्स चाहिए, देन यू मैसेज मी एंड फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। और मैं श्योर करता हूँ कि अगर आपका 100 क्वेश्चन होगा करंट अफेयर यूपीएससी का, तो डेफिनिटली आप 80 क्वेश्चंस को बीट कर देंगे, क्योंकि इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है पीसी को कि आप देखेंगे इसमें आपका प्रीलिम्स जो भी हमारे टॉपिक होते हैं, है ना? एंड सब टॉपिक होते हैं, और सब टॉपिक में से भी हम अगर बात करें, माइक्रो हमारे टॉपिक जो होते हैं, उनमें से हमारा जो पीआईबी, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से जो भी रिलेटेड रहता है, उसको कराने की मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करता हूँ, और कुछ भी ऐसा नहीं छूटता है आपका, जो आपका प्रीलिम्स के सिलेबस से बच जाए। सो देखते हैं क्या है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास यहाँ पे है एम्परर पेंगुइन। अब देखिए, एम्परर पेंगुइन्स का मतलब है सम्राट पेंगुइन्स, ठीक है? ये स्पेसीज बेस्ड क्वेश्चंस है हमारा। अगर क्वेश्चंस बनेगा तो क्या है, हैबिटेट कहाँ है इसका, आउटलिंग, ये अंटार्कटिका आइसलैंड्स में रहता है, आइलैंड्स में, ठीक है? आईयूसीएन क्या है इसका, नियर थ्रेटेंड, यू कैन से दैट एंटी। पहले आपको ये क्लियर करना है, एंटी, ओके। ग्रुप नेम क्या है इसका, कॉलोनी है। एंड डाइट की बात करेंगे तो कार्निवोर है, और ये फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स, क्लियर है? तो एम्परर पेंगुइन आप समझ गए होंगे, बस आपको उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, तो वो है नियर थ्रेटेंड। अब 2 टर्म्स हैं, इट्स वेरी इंपोर्टेंट, और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे, तो थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ। एक है स्मिशिंग और एक है फिशिंग्स, ठीक है? तो स्मिशिंग तो थोड़ा-सा अगर आप सेंस लगाएँगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एसएमएस, ओके? अगर मान लीजिए आपके साथ कोई भी साइबर अटैक हो रहा है या साइबर फ्रॉड हो रहा है, तो वो किसके थ्रू होगा? एसएमएस के थ्रू होगा। और फिशिंग का मतलब है, अगर आपके साथ कोई भी साइबर अटैक हो रहा है और वो अगर एसएमएस के थ्रू ना होके ईमेल के थ्रू हो रहा है, किसके थ्रू? ईमेल के थ्रू। तो हमको याद क्या करना है, मैं आपको बता दूँ। स्मिशिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है, ये दोनों ही साइबर अटैक हैं। क्लियर कट है यहाँ तक? और ये जो होगा वो एसएमएस के थ्रू होगा, और ये जो होगा वो आपका ईमेल के थ्रू होगा, ओके? सो स्मिशिंग की बात करें, इट इज़ अ साइबर अटैक्स, क्लियर कट है। अटैक्स थ्रू द एसएमएस, यू कैन सी द टेक्स्ट मैसेज, और अदर मैसेजिंग ऐप के थ्रू भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, फिशिंग की बात हम करते हैं, फिशिंग, सॉरी, इट इज़ अ साइबर अटैक, दोनों ही साइबर अटैक है, मैंने क्लियर कर दिया। अगर ये वर्डिंग्स आपको कहीं भी मिल जाए ना, और आपके पास ऑप्शन जब देगा, जैसे दे देगा वो, ये आपका ट्यूबरक्लोसिस से है, या फिर मान लीजिए साइबर अटैक से है, या फिर यू कैन से दैट अदर कोई ऑप्शन दे दिया उसने, तो आप इजीली इसको आंसर हिट करेंगे, इट्स अ साइबर अटैक, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो है स्कीम है, उस स्कीम का नाम है संविदा, यानी कि सर्वे ऑफ विलेज ऑफ मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। इसका एम क्या है? प्रोवाइडेड, इसका एम है प्रोवाइडेड करना रूरल पीपल, जो भी गाँव में लोग रहते हैं, विद द राइट टू डॉक्यूमेंट, जिनको क्या मिले, राइट टू डॉक्यूमेंट मिले, उनके रेजिडेंस का, ठीक है, प्रॉपर्टी का, सो दैट दे कैन यूज देयर प्रॉपर्टी फॉर द इकोनॉमिक पर्पज, इसलिए वो अपनी प्रॉपर्टी को इकोनॉमिक पर्पज के लिए भी क्या कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ। तो उनको राइट टू डॉक्यूमेंट देने का काम करता है कौन? संविदा, ओके। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायत राज एंड टाइप इसका कैसा है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, और एक होती है सेंट्रल सेक्टर, यहाँ पे मैंने सेक्ट लिख दिया है, स्कीम, ठीक है? तो जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, इसमें 100% यू कैन से दैट फंडिंग होती है गवर्नमेंट की, और इसमें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 100% फंडिंग नहीं होती है, किसकी? गवर्नमेंट की, ओके। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे ब्लैक ईगल मिला है, और ये एक्चुअली में चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिला है, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। तो उसी के रिगार्डिंग ये थोड़ा सा आर्टिकल्स है, इस आर्टिकल्स को हम देखने को, सॉरी, इस आर्टिकल्स को क्या है ना, मैंने यहाँ पे आपका एक शॉर्ट फॉर्म में लेके आया हूँ, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि एक्चुअली में कौन सी न्यूज़ न्यूज़ में चल रही है। सो देखते हैं, चाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इसकी लोकेशन जो है वो कहाँ पड़ेगी? हिमाचल प्रदेश में। इसकी वाटर बॉडी कौन सी है? यहाँ पर गिरी रिवर है, क्लियर कट है।
और चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ प्रोटेक्टेड एरिया। ये क्या है? आपका प्रोटेक्टेड एरिया है, पहले आपको समझ लेना है। तो प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब है जहाँ पे ह्यूमन सोर्स जो भी टिम्बर वगैरह करता है वो उसके लिए लिमिटेड होता है। ओके, फिर हम देखते हैं ब्लैक ईगल्स, क्योंकि ये चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिला है जो हिमाचल प्रदेश में है, तो थोड़ा सा इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। ये हैबिटेट कहाँ है इसका? फाउंड इन हिली रीजन्स में ये पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड सदर्न चाइना में ये क्या होता है? फाउंड होता है। बट इंडिया की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट है, और आईयूसीएन स्टेटस की बात करेंगे तो इसकी क्या है? लीस्ट कंसर्न। तो आज हमने दो स्पीशीज पढ़ी हैं, एक है एम्परर पेंगुइन और एक है ब्लैक ईगल। इन दोनों की आईयूसीएन स्टेटस आपको याद रखना है, बिकॉज आईयूसीएन स्टेटस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव्स। ओके, सो नाउ हम बात करते हैं नेशनल कार्बन रजिस्ट्री की। एक्चुअली में ये बॉडी है और इसको लॉन्च किया गया बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? नेशनल कार्बन रजिस्ट्री का, तो उसका ऑब्जेक्टिव है नेशनल कार्बन रजिस्ट्री इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है दैट ये अलाउ करता है कंट्री को टू इफेक्टिवली, ये कंट्री क्या करें? इफेक्टिवली मैनेज करें नेशनल डेटा को एंड प्रोसेस फॉर द ट्रेडिंग कार्बन क्रेडिट। और जो भी कार्बन क्रेडिट है उसकी ट्रेडिंग का, उसके प्रोसेस को कैसे करें? ये इफेक्टिवली मैनेज करें। कौन? बाय द नेशनल कार्बन रजिस्ट्री। इट इज अ लॉन्च्ड बाय द यूएनडीपी। ओके, क्लियर कट है। तो यहाँ तक हमने पीसी देख लिया। पीसी देखने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने फ्रंट पेज पे, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रंट पेज पे देखते हैं, व्हेन विल यू रिस्टोर जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड? सीजीआई आस्क सेंटर। सीजीआई ने सेंटर से ये पूछा कि भैया कि आप उसको राज्य का दर्जा वापस कब देंगे? पहले तो आइए बताइए, किसको? जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है, तो इसमें मैं बता दूं आपको तो इसमें आपका थोड़ा सा देखते हैं हम क्या है। हाँ, ओके, सॉरी। सो एक्चुअली में केंद्र ने जब इसको जम्मू एंड कश्मीर को इसका यू कैन सी दैट राज्य का दर्जा छीन के, है ना, और इसको यू कैन सी दैट जब यूट्यूब में कन्वर्ट किया था, तो उसने ये दावा किया था, केंद्र ने ये दावा करने की छूट दे दी कि भई उसने राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षा के लिए जम्मू एंड कश्मीर को निर्धारित अवधि के लिए क्या बना दिया है? केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया है। सो यहाँ पे देखेंगे चीफ जस्टिस इन्होंने इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ऑन ट्यूसडे गेव द सेंटर लीव टू क्लेम it had converted Jammu and Kashmir into the Union Territory for a stipulated periods. You can say that एक निर्धारित अवधि के लिए, in order to protect, क्या प्रोटेक्ट करने के लिए? नेशनल सिक्योरिटी को, but pushed the government to commit the time frame which it will be restored the full fledged stage. अच्छा, इसके लिए तो उसने बना दिया था, लेकिन सरकार पर एक समय सीमा तय करने के लिए दबाव डाला, जिसके बाद इसे पूर्ण रूप से राज्य में क्या कर दिया जाएगा? बहाल कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये भैया। अच्छी बात है या नहीं है, ये तो मेरे को नहीं पता। कोई मेरी बात को माइंड ना करे। केंद्र सरकार ने भाई ये भी कहा है कि जो जम्मू-कश्मीर के जो गैर लोन क्षेत्र के यू कैन से दर्जा है, इसको कोई स्थायी विशेषता नहीं मिली है। ठीक है? अच्छा, अब थोड़े से देखते हैं क्या है यहाँ पे। वी डू नॉट वांट टू बाइंड यू। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही है। हम आपको बाइंड नहीं करना चाहते। वी अंडरस्टैंड देयर आर मैटर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स। वी नो दैट प्रिजर्वेशन ऑफ द नेशन इज अ ओवरराइडिंग कंसर्न, सो विदाउट पुटिंग यू, ये सॉलिसिटर जनरल और जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने एक्चुअली में अपने इसको फॉर्मेट में कहा है। द चीफ जस्टिस हैड ऑफर्ड, इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी लाइन को लेके, भाई सीधी सी बात है, नेशनल सिक्योरिटी लाइन को लेके ही इन्होंने क्या कर दिया, उसको बाइंड कर दिया इन यूटी में। सो स्टेट राज्य का दर्जा इसको मिलने की बात चल रही है। अच्छा, अब क्या है, 31 अगस्त को एक्चुअली में क्या है ना, इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट जो आएगा टुमारो, यू कैन सी दैट, कल की बात है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तब देखते हैं और क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अभी थोड़ा-सा इसी के रिगार्डिंग हम चल के देखते रहते हैं आर्टिकल 35, और हम आर्टिकल देखने की कोशिश करते हैं। 370 जम्मू कश्मीर की बात आती है तो हमें आर्टिकल 35 और 370 को देखना ही होगा। कल हालाँकि मैंने इसको बता दिया था, बट मैं थोड़ा-सा आपको रिवीजन करा देता हूँ फिर। आर्टिकल 35 वाज़ अ प्रोविज़न्स। एक्चुअली में इसको ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब आया था, ठीक है? ये आया था आपका 1954 में, ठीक है? कौन? आर्टिकल 35 ये क्या अलाउ करता है? ये बोलता है कि भई जो भी
जो परमानेंट रेजिडेंस है वहाँ के, जो वहाँ परमानेंट रह रहे हैं, ठीक है? इनको प्रोवाइडेड किया जाएगा एक्सक्लूसिव राइट मिलेंगे, इनको कुछ प्रिविलेज मैटर भी मिलेंगे टू प्रॉपर्टी ओनरशिप को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके या अदर सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स को विद इन स्टेट। सो यू कैन से दैट जो परमानेंट रेजिडेंस की बात करता है आर्टिकल 35, और इसमें क्या है कि उनको स्पेशल प्रिविलेज मिलेगा एंड एक्सक्लूसिव राइट मिलेंगे फॉर द प्रॉपर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स विद इन द स्टेट्स। ओके, तो आपको इतना समझ लेना है। हालाँकि मैंने इसको कल बहुत अच्छे तरीके से आपको कराया है, तो कल वाली वीडियो आप एक बार जाके देख लेंगे। बाद बाकी ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो मैंने टाइप की हैं। आगे देखते हैं फिर क्या है हमारे पास। सॉरी, यहाँ पे देखिए आर्टिकल जो है हमारे पास 370, इसकी बात करते हैं हम। तो 35 आपको क्लियर हो गया, वो परमानेंट रेजिडेंस को लेके है और स्पेशल प्रिविलेज को लेके है फॉर द एम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉपर्टी एंड अदर सोशियो इकोनॉमिक, यू कैन से दैट ओके। सो जम्मू एंड कश्मीर एक्चुअली में ये है टू ओन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका आर्टिकल 370 क्या कहता है, भाई इनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इसका फ्लैग होगा और कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इन ऑल मैटर एक्सेप्ट द फॉरेन अफेयर्स को लेके, डिफेंस, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशंस। तो इन चीज़ों को छोड़ के क्या होगा, सारी चीज़ें जो है ना कंसिडरेबल फुल ऑटोनॉमी होगी किसकी, यू कैन सी दैट जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, सो ये स्टेटस अलाउ करता है हैव टू ओन लॉ रेगुलेशंस रेजिडेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बट कंसीडर सिटीजन ऑफ स्टेट रादर देन द इंडियन ऑफ अदर इंडियन ऑफ सिटीजन्स। तो कुल मिला के ये है कि ये किसकी बात करता है, ये आपका वर्त करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन होगा, फ्लैग होगा और एक्चुअली में हमारी ही ऑटोनॉमी होगी और कुछ चीज़ें छोड़ दो जैसे फॉरेन अफेयर, डिफेंस, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशंस को। ओके, सो इस तरीके से ये आर्टिकल 370 है, क्लियर कट है। बट ये पता होगा आपको आर्टिकल 370 को किस तरीके से रिवोक किया गया 2019 में बाय द यू कैन से दैट बीजेपी गवर्नमेंट। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है उसको आर्टिकल को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रीरूट रेल ट्रैक थ्रू गिवन सेंचुरी। एक्चुअली में जो गिवन सेंचुरी की बात करें, ये आपका फॉरेस्ट, इसको आइलैंड्स बोला जाता है, ठीक है? और ये आपकी मैं बता दूँ आपको, ये पड़ेगी आपकी यू कैन से दैट असम में, ठीक है? सो थोड़ा-सा देखते हैं। जो प्रिमेटोलॉजिस्ट होते हैं, हैव्स जो बानरों का अध्ययन करते हैं, ठीक है? प्रिमेटोलॉजिस्ट, इन्होंने क्या सजेस्ट किया है कि 1.65 किलोमीटर यू कैन से दैट्स लगभग 1.5 किलोमीटर का, ठीक है? लॉन्ग रेलवे जो ट्रैक है, इसको ईस्टर्न असम सेंचुरी और डेडिकेटेड टू वेस्टर्न होलोक गिवन। तो इसको 2 पार्ट में बाँट दिया जाएगा, यानी कि आप देख रहे हैं जो प्रिमेटोलॉजिस्ट ने ये सजेस्ट किया वही, ठीक है? अगर आप रेलवे जो ट्रैक बना रहे हैं, इसको 2 पार्ट्स में बाँट दो, एक ईस्टर्न और वेस्टर्न। वेस्टर्न में जो हम बाँटेंगे जहाँ पे कौन रहते हैं, होलोक रहते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद करते हैं, इनकी जो रिपोर्ट थी वो साइंस के जनरल बेस पे थी और उसके बाद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बेस पे थी। और ये क्या करता है, ये कह रहा है कि भई जो डिज़ाइन है वो आपकी कैनोपी ब्रिज के टाइप में होनी चाहिए। कैनोपी का मतलब है कितना एरिया उसने घेर रखा है, ठीक है? जिसमें हेलोक गिवन जो है वो रहते हैं, तो उसने कितना एरिया घेर रखा है उसके आधार पर होनी चाहिए जो भी आप रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, ओके। अच्छा, तो आपको इसमें से पढ़ना क्या है मैं वो बता दूँ आपके लिए, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। सबसे पहले आपको ये पढ़ना है, ये तो बहुत सारे नाम दिए जो स्टडी की है, ये है आपके रोहित, क्या नाम है इनका, सॉरी, जिनका नाम है रोहित, रविंद्र, स्मिता समिता झा एंड गोपी गोविंद वीरास्वामी, है ना? ओके, ये नाम दिए गए हैं कुछ। अच्छा, और ये जो हाउसिंग अबाउट लगभग 125 यानी 125 जो है होलोक गिबन्स एक्चुअली में इंडिया में ऐप जो है वो पाए जाते हैं। लेकिन सेंचुरी की जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में लगभग ये 2100 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। तो जोरहाट डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसको कवर करता है कितने में, 21 स्क्वायर किलोमीटर्स में, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया। और कितना हाउसिंग है अपने यहाँ होलो गिवन का, लगभग 125 है। अब ये हुवन जो है, अब हुलुक आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये किस उसमें आता है, यू कैन से दैट आईयूसीएन स्टेटस में, ओके। सो देखने की कोशिश करते हैं क्या है। यहाँ पे है लाइक द 19 जो गिवन स्पीशीज हैं, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें से कुछ भी है। 19 जो गिवन की जो स्पीशीज हैं ऑन द अर्थ पर, इट इज अ मार्क इंडेंजर्ड ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशंस। तो आपको इतना याद रखना है कि जो आपका गिवन की जो स्पीशीज हैं वो किसमें आती हैं, यू कैन से दैट इट्स ए इंडेंजर्ड स्पीशीज, ओके। थोड़ा सा हम प्रोमेटोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, तो देख लेते हैं क्या है प्रोमेटोलॉजिस्ट। यहाँ मैंने लगा दिया है। प्रोमेटोलॉजिस्ट आर साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट हैं जो बानरों की स्टडी करते हैं, विच आर ग्रुप ऑफ द मैमल्स हैं एंड दैट इंक्लूड ह्यूमंस, एप, मंकी एंड प्रोजिमेनियंस।
जैसे आप कह सकते हैं लैगमेर है, टाइजिस्ट है, ठीक है? एंड primatologist ऑब्जर्व एंड रिसर्च द बिहेवियर, बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, सोशल इंटरेक्शंस ऑफ these animal to the better understand their evolutionary history and their role in the nature worlds। इनका क्या नेचर नेचर में इनका क्या रोल्स है, क्या हिस्ट्री है, ठीक है? और इनका बिहेवियर बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल और सोशल इंटरेक्शन को भी ये क्या करते हैं, रीड करते हैं, स्टडी करते हैं। कौन? प्रिमेटोलॉजिस्ट। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो प्रिमेटोलॉजिस्ट वर्ड में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं हम, इंडियन आर्मी साइन डील्स 130 130 थ्रेटेड ड्रोन्स एंड 19 टैंक ड्राइविंग ए साइमल्टेनियस। तो लगभग हम कितने, यू कैन से दैट 130 हमारे पास थ्रेटेड ड्रोन्स की बात कर रहे हैं और 19 टैंक की ड्राइविंग बात कर रहे हैं, जिनको हम क्या करेंगे, यू कैन से दैट इनकी डील के लिए हम साइन कर रहे हैं, ठीक है? सो थोड़ा सा इसको हम रीड करने की कोशिश करते हैं क्या है। देखिए ये 3 बेस में आपकी हो रही हैं जो भी डील्स हैं। एक आपकी है नोएडा बेस्ड स्टार्टअप को लेके, और एक है आपकी मुंबई को लेके, और यू कैन से दैट एक है आपकी ये है आई थिंक एक और है आपकी, यू कैन से दैट बेंगलुरु बेस को लेके। ओके, तो 3 चीज़ों को लेके ये डील हो रही है। अब इनमें से थोड़ा-सा बात करते हैं। 12 मंथ के अंदर हमें डील करनी है ना? 130 हमारे थ्रेटेड ड्रोन्स होंगे और 19 टैंक्स होंगे, और ये जो हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए कर रहे हैं, ठीक है? और ये डिलीवरी होनी है 12 महीने के अंतर्गत होनी है। तो क्या डिलीवरी होगी, क्या नहीं होगी, उसको हम देखेंगे। और इसमें लगभग 250 करोड़ का खर्चा आएगा, ठीक है? कितने का खर्चा आ सकता है? इसमें लगभग 250 करोड़ का खर्चा आएगा, और इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट को हमने इसका हवाला दिया है कि इस वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं, यू कैन से दैट इसके लिए हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं अदर कंट्रियों के साथ कि हमें ये चीज़ खरीदनी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फिर क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस नोटिस टू यूपी फॉर अटैक ऑन स्टूडेंट्स। ये जो मुजफ्फरनगर वाला केस है, जो एक मुस्लिम स्टूडेंट था, उसको कई हिंदू बच्चों के द्वारा एक टीचर के द्वारा क्या किया गया, उसको स्लैप किया गया, यानी कि उसके गाल पे चांटे मारे गए, और इस तरीके से पूरी क्लास ने मारे वन बाई वन वन बाई वन। तो ये इसी के खिलाफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस ने क्या दिया है, इसके लिए नोटिस दे दिया है, किसके लिए? यूपी गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, अब मैं थोड़ा-सा बता दूँ आपको, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझ लेना है, इट्स अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्लियर कट है यहाँ तक? उसके बाद इसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को मैंने एक बार और रीड कराया है, एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे लास्ट वीडियो को, जिसमें मैंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को पढ़ाया है, ठीक है? तो वो आपका रिवीजन हो जाएगा, अदरवाइज़ आप मुझसे कहेंगे तो मैं इसको क्या करा दूँगा, आपका रिवीजन करा दूँगा। बट आपको इतना पहले समझ लेना है, जैसे ही कोई बॉडी आए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतना समझ लेना है कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। तो वहाँ से आपका आंसर निकलने के पूरे-पूरे चांस होते हैं। जब भी किसी बॉडी में आपको एक लाइन भी पता होती है ना, तो आप डेफिनिटली क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच जाते हैं, और इसको एक्चुअली में सोमोटो पावर प्राप्त है। सोमोटो का मतलब है, यू कैन से दैट सो मोटो का मतलब है कि वो सेल्फ ही डिसीजन ले सकता है, ठीक है? सो ये सारी पावर 2 चीज़ आपको क्लियर हो गई। एक एक तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, और दूसरा आपका क्या है, ये आपकी सो मोटो पावर इसके पास है, ठीक है? और ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है? किसको रिपोर्ट देगा? प्रेसिडेंट देगा, प्रेसिडेंट को देगा। इसके अध्यक्ष को कौन चुनेगा? प्रेसिडेंट चुनेगा। तो इस तरीके से आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे, नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँगे, देन मैं इसको क्लियर करा दूँगा, ओके? नेक्स्ट चलते हैं, फिर क्या है हमारे पास? देखिए, फिर है हमारे पास 41.1% नरेगास वर्कर्स आउट ऑफ द आधार बेस्ड वेक्स सिस्टम्स। तो लगभग देख रहे हैं आप 41.1% जो मनरेगा में काम करते हैं, वो एक्चुअली में वर्कर आउट हो गए हैं। रीज़न क्या है? उनका जो आधार बेस्ड बैक सिस्टम था, उसमें यू कैन से दैट उनका आधार जो था, वो लिंक नहीं हो पाया किससे? उनके जॉब कार्ड से। ठीक है? अब जॉब कार्ड क्या होता है? व्हाट इज़ अ जॉब कार्ड? जॉब कार्ड के बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ। जॉब कार्ड क्या होता है? जो भी मनरेगा में काम करते हैं, उनको 100 डेज़ का काम मिलता है। एक किसी डिस्ट्रिक्ट में है, और वो किसी भी गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, और मान लीजिए उनको काम नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, इस पे क्लेम कर सकते हैं, और उनको 100 डेज़ का काम मिल जाएगा, और उसके उसके बदले उनको जॉब कार्ड मिलेगा, और जो जॉब कार्ड मिलेगा उसको एक्चुअली में लिंक किया जाएगा किससे? आधार से। अगर आपका आधार कार्ड फर्जी है, ठीक है? और वो जॉब कार्ड से लिंक नहीं हुआ है, तो आपका ये आधार बेस्ड बैजेस सिस्टम आपका लागू नहीं होगा, ठीक है? सो उसी के बारे में थोड़ा-सा देखते हैं क्या है। ये 4th एक्सटेंशन मैंडेटरी पेमेंट की बात है, अंडर तक इसके महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, यानी कि मनरेगा। और इसके थ्रू क्या है कि भई आधार बेस्ड पेमेंट अब करना शुरू हो गया है। आधार बेस्ड पेमेंट शुरू का मतलब है कि अगर आपका आधार कार्ड यू कैन से दैट वैलिड है, ठीक है? वेरिफाइड है, देन यू कैन एक्सेस द बेसिस,
ठीक है? और ये 31 अगस्त तक की बात थी और इसमें लगभग नंबर की हम बात करें तो 26 करोड़ जो हैं वो जॉब कार्ड होल्डर्स हैं और जिनमें से 41.1% हैं ये जो अभी तक एलिजिबल नहीं है इस मोड के लिए, किसके लिए? आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के लिए। अब आप देख रहे हैं 26 करोड़ जॉब कार्ड हैं, उनमें से अगर 41.1% निकालते हैं आप, तो वो एलिजिबल ही नहीं है भई आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के लिए। भई कारण क्या है? कारण ये है कि गाँव का जो मुखिया है, उसकी जो एंटी पार्टी के जितने लोग हैं, तो उसने क्या किया एक्चुअली में उनके जॉब कार्ड जब उसकी प्रधानी थी, जो एंटी पार्टी के लोग थे, उनकी प्रधानी थी, तो उन लोगों ने इनकी जो सामने वाला यू कैन से दैट म प्रधानी थी, तो उसने वो आपस में एक-दूसरे में यू कैन से दैट रंजिश चली जाती है। तो उसने जॉब कार्ड उसके नेग्लेक्ट कर दिए, उसने उसके जॉब कार्ड नेग्लेक्ट कर दिए, तो और या फिर ऐसा भी हो जाता है, कई बार मैं बता दूँ कि प्रधानी के इलेक्शंस में भई कमिटमेंट कर दिया जाता है, ठीक है, आप हमें वोट दो और फाइनली हम क्या करेंगे आपके जॉब कार्ड बनवा देंगे तो आपको मंथली पे इतना वेजेस मिलता रहेगा थ्रू दी मनरेगा, ठीक है? बट जब उनकी रेटिफ़ाई किए गए अभी फ्रॉम द आधार कार्ड से, तो वो मैच ही नहीं हो रहा है, तो फिर कहाँ से उनको पेमेंट मिलेगा, है ना? तो इस हिसाब से देख रहे हैं, इस तभी ये 41.1% जो डेटा है ना, वो एलिजिबल ही नहीं है आधार बेस्ड यू कैन से दैट आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के लिए, ओके? यानी कि एबीपीएस के लिए। रीज़न क्या है? रीज़न भई यही है कि फर्जी हैं वो, आधार कार्ड फर्जी हैं या फिर जॉब कार्ड फर्जी है, ठीक है? तो कोई ना कोई रीज़न्स है। हालाँकि जॉब कार्ड तो फर्जी नहीं बनेगा बट आधार कार्ड ही आपका अगर ठीक नहीं है तो कैसे होगा? अब या फिर उन्होंने कनेक्ट करा रखा है कि मान लीजिए जो एंटी पार्टी वाला प्रधान था उसके टाइम पे भी उसका जॉब कार्ड बनना था फ्रॉम दिस आधार कार्ड एंड जो अभी रूलिंग है प्रधान उसके टाइम पे भी उसका आधार कार्ड बनना है एंड जॉब कार्ड बनना है फ्रॉम दिस यू कैन से दैट ठीक है? तो इस तरीके से ये बने होते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये है, अब देख रहे हैं कितना डेटा आ रहा है निकल के और एवीपीएस की अगर मैं बात करूँ, यानी कि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम की बात करूँ, तो ये वर्कर को क्या करता है, 12 डिजिट का आधार नंबर देता है, ये तो हमें पता ही है 12 डिजिट का आधार नंबर होता है, ठीक है? उसके फाइनेंशियल एड्रेस होते हैं, ठीक है? और वर्कर आधार जो डिटेल होती है, वो जॉब कार्ड और बैंक अकाउंट उसपे यू कैन से दैट लिखा रहता है और मैप्ड होता है किससे अ, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ये तो आपको पता ही होगा कि भई हमारे इंडिया में जो भी डिजिटल पेमेंट को दिख रहा है वो कौन दिख रहा है? एनपीसीआई दिख रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से ये डेटा दिया गया है। अच्छा और गवर्नमेंट की बात करें तो इसने अब जो एबीपीएस अकाउंट है भई इसको क्यों यू कैन से दैट इसको लागू किया इसका रीज़न क्या था? कि भई हम इंश्योर कर देंगे स्पीडी पेमेंट होगा, ठीक है? और हम जो रिजेक्शंस हैं उनको रिड्यूस करेंगे और जो यू कैन से दैट जो भी इसमें लीकेज होते हैं, है ना? उनको भी हम इसमें क्लोज़ कराएँगे। तो इस तरीके से इसको एबीपीएस को हम लेके आए बट ये एबीपीएस के थ्रू हम देख रहे हैं, किस तरीके से हमारा 41.1% जो है वो एलिजिबल नहीं हो रहा है ना? अच्छा नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ डेटा यहाँ पे स्टेट वाइज़ भी दिया है, तो उनको भी थोड़ा-सा हम देखते हैं। देखिए क्या पे यहाँ पे द परसेंट ऑफ द इनेजिबिलिटी जो है वेरीज़ फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट ये एक्चुअली में इसका डेटा जो है वो वेरीज़ करता है। ये नहीं है कि सभी जगह इतना ही है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, जहाँ पे एक्टिव जो मनरेगा वर्कर्स हैं, वो लगभग 1.2 करोड़ हैं और उनका जो इनके पास भी एलिजिबल पेमेंट सिस्टम नहीं है, क्योंकि इनका एबीपीएस जो है वो इनेबल अकाउंट्स नहीं शो हो रहा है। देख रहे हैं आप किस तरीके से 5 स्टेट हैं, वहाँ पे कितना दिखा रहा है हमें। उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान की बात करें तो 1.2 करोड़ लोग इनके पास पेमेंट मनरेगा के थ्रू हो ही नहीं रहा है। रीज़न क्या है कि उनका आधा डेटा जो है वो मिसमैच हो रहा है फ्रॉम द जॉब कार्ड्स, ठीक है? इसी तरीके से हम देखते हैं क्या है, जो पिक्चर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो जैसे असम है, जिसमें लगभग 63 लाख जो वर्कर हैं, वो 61.2% ये एलिजिबल ही नहीं है। और नागालैंड की बात करें उसमें से 6 लाख और इनमें से लगभग 80% ही एलिजिबल नहीं है। तो इस तरीके से ये डेटा जो है स्टेट वाइज़ दिया है। थोड़ा-सा आप मेंस पर्सपेक्टिव से इस डेटा को देख लेंगे, ठीक है? बाद बाकी प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको बता दिया क्या है, क्या नहीं है। आगे क्या है? इंडिया केन्या साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द शिप बिल्डिंग्स कोलैबोरेशंस। तो पहली हेडिंग तो आपको यही याद रखनी है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि शिप बिल्डिंग्स कोलैबोरेशन जो है वो किसके साथ चल रहा है इंडिया का? तो वो चल रहा है केन्या के साथ। ऐसे क्वेश्चन आपका बन जाएगा पहले तो, इतना समझ लेना है, ठीक है? और ये है आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एंड केन्या शिपयार्ड लिमिटेड ने एक्चुअली में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किए हैं। और ट्यूसडे की बात है, ठीक है? और जो बिल्डिंग कोलैबोरेशन इन द शिप डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है, ठीक है? वो जो मिनिस्ट्री हैं, ये दोनों मिनिस्ट्री केन्या और इंडिया की, ठीक है? ये एग्री हो गई हैं डिफेंस रिलेशनशिप बिटवीन द 2 कंट्रीज़ हैज़ इवॉल्व
has evolved from the being training centric in included more strategic aspects। और उसके बाद अगर हम बात करें द टू मिनिस्टर आल्सो कंकर्ड ऑन द नीड, ये सारी कहानी दी है बट आपको समझना क्या है, समझना आपको सिर्फ इतना ही है कि हमारी शिप बिल्डिंग जो कोलैबोरेशन चल रहा है वो किसके साथ चल रहा है, इंडिया एंड केन्या के साथ, ठीक है। इंडिया तो हमको दिए भाई, केन्या के साथ चल रहा है हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर हम देखते हैं क्या है। प्रज्ञान कंफर्म सल्फर नियर साउथ पोल ऑफ द मून, सर्च ऑन फॉर हाइड्रोजन्स। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। अब हम देख रहे हैं किस तरीके से भाई हमारा जो प्रज्ञान रोवर था इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब ये किसको ढूंढना है भैया, सल्फर को उसको मिल गई है, अब ये इसको चाहिए हाइड्रोजन, ठीक है। क्या चाहिए इसको, हाइड्रोजन। तो अब ये जो वर्ड्स है ना ये कहाँ से निकल के आते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक देख लिया हमने कि भाई किस तरीके से जो प्रज्ञान है उसने सल्फर तो कंफर्म कर लिया, अब उसको क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आपकी मेंडलीव की आवर स्टडी है ना उसको लगाने की कोशिश की है। तो देखते हैं क्या भैया, ये चाहिए अब इसको हाइड्रोजन। और अब तक उसने क्या देख लिया, यू कैन से दैट अब तक उसने देख लिया आपका सल्फर, यानी कि ये रहा आपका सल्फर। तो प्रज्ञान रोवर को क्या मिल चुका है अब तक, सल्फर मिल चुका है एस, ठीक है। क्लियर कट है, यहाँ तक समझते रहना थोड़ा सा। तो ये चंद्रयान-3 आपको पता होगा कि किस तरीके से 23 अगस्त को इसने अपनी लैंडिंग की, ठीक है? और उस तरह के बाद इसका रोवर जो निकला है प्रज्ञान रोवर, अब ये सर्चिंग का काम कर रहा है वहाँ पे, ठीक है? और सर्चिंग के काम में इसका मदद जो कौन कर रहा है, वो कर रहा है लिप्स कर रहा है। लिप्स यू कैन से दैट लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ओके। और एक्चुअली में ये इंस्ट्रूमेंट है और ये जो रोवर का है मेड द फर्स्ट एवर इन सितु मेजरमेंट है। और ये एलिमेंट की जो कंपोजिशन है लूनर सरफेस पे नियर द साउथ पोल, कुल मिला के ये है कि जिस तरीके से एलिमेंट बनते हैं लूनर साउथ सरफेस पर, ठीक है? तो उनको ये क्या करेगा, उनको रीड करने का काम कर रहा है। कौन? लिप्स। लिप्स मैंने आपको बता चुका हूँ अच्छी तरीके से, ये किसके अंतर्गत आता है। इसका आपको क्या करना है, एक मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि चेस्ट जो है वो लैंडर के अंतर्गत है या फिर रोवर के अंतर्गत है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद हम सर्च फॉर द हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, इसकी जो है पोस्टेड कर दी गई है। आगे देखते हैं द लिप्स इज़ अ साइंटिफिक टेक्निक दैट एनालाइज़ेज़ द कंपोज़िशन ऑफ द मटेरियल। लिप्स है क्या? ये एक एक्चुअली में साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है जो एनालिसिस करती है जो भी कंपोज़िशन है मटेरियल्स के, और जो एक्सपोजिंग देम इन इंटर्स लेज़र्स प्लस के थ्रू, ठीक है? और ये हाई एनर्जी लेज़र्स प्लस है, और ये ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं इसके प्राइमरी एनालिसिस, अब ये क्या कर चा किस चीज़ को और अनवील करना चाहती है, जैसे एल्युमिनियम है आपका, तो एल्युमिनियम कहाँ है आपका, ये रहा, ठीक है। उसके बाद ये किसको और करना चाहती है अनवील, आपका सल्फर हमने कर ही लिया अभी तक। कैल्शियम, कैल्शियम कहाँ है हमारा, ये रहा, ठीक है। समझते रहना, मैं जो भी आपको एलिमेंट्स बता रहा हूँ। आयरन की बात करते हैं तो आयरन हमारे पास कहाँ है, ये रहा, ठीक है। उसके बाद है फिर हमारे पास क्रोमियम यानी कि Cr, यू कैन से दैट इट्स ए Cr, ठीक है। इसको भी अनवील करना चाहती है। उसके बाद देखते हैं कौन? लिप्स, ठीक है? और ये किसके अंतर्गत है? रोवर के अंतर्गत। उसके बाद हम देखते हैं टाइटेनियम, टाइटेनियम यू कैन से दैट Ti, तो ठीक है? तो टाइटेनियम हम देख लेते हैं कि टाइटेनियम को भी ये क्या करना चाहती है, यू कैन से दैट, तो ठीक है। उसके बाद है फिर हमारे पास है लूनर सरफेस। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ और भी हैं। टाइटेनियम तो हमारे पास ये है ही ना, टाइटेनियम जो कि आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। उसके बाद देखते हैं फर्दर मेजरमेंट हैव रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट, जैसे मैंगनीज चाहिए हमें, तो मैंगनीज हमारा ये रहा। देख रहे हैं आप, डी ब्लॉक के एलिमेंट ज़्यादा चाहिए इसको, सिलिकॉन यानी कि यू कैन सी दैट, ऐसा ही कंफ्यूज नहीं होना है, ना परेशान होना है कि इतना सारा याद करना है, याद नहीं करना है, हमको देखने हैं कुछ एलिमेंट्स मैंने आपको याद कराने के लिए यहाँ पे लिखती हैं कि कौन-कौन चीज़ें ये अनवील करेगा, ठीक है। उसके बाद हम सिलिकॉन देख लेते हैं, ठीक है। सिलिकॉन हमारे पास ये रहा ऊपर, ठीक है, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। इसी तरीके से हमारे पास है ऑक्सीजन, ये भी पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। उसके बाद थ्रू द इन्वेस्टिगेशंस रिगार्डिंग द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन इज अंडर द वे ऑफ इसरो, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये आपको पता चल गया कि भाई 23 अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे मनाएंगे। क्लियर कट है यहाँ तक। तो किस तरीके से कौन कौन से एलिमेंट्स को अनवील किया जाएगा बाई द लिप्स, दिस इज द पार्ट्स ऑफ द यू कैन से दैट रोवर, okay, so firstly we unveil the sulfurs and now next we target is the hydrogens, ओके। क्लियर कट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास, सऊदी अरेबिया आफ्टर इमरजेंसी लैंडिंग। देखिए अभी बहुत अच्छी बात है कि एक्चुअली में सऊदी अरेबिया ने जो इसराइल का इमरजेंसी लैंडिंग करा दिया, और उसके रिगार्डिंग क्या हुआ है कि इसको थैंक्स बोला गया है। तो इसमें हमें देखना क्या है, वर्ल्ड न्यूज़ में, वर्ल्ड न्यूज़ में हमें ये देख लेना है कि भाई हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि इस तरीके से जो बेंजामिन नेतन्याहू है, नेतन्याहू, ठीक है, एक्चुअली में इन्होंने थैंक्स बोला है किसको, सऊदी अरेबिया को। और
विद व्हिच हिज कंट्री हैज़ नो फॉर्मल, कोई भी फॉर्मेलिटी मतलब उनके पास ऐसा वो नहीं था कि उनको वहाँ पे लैंडिंग के लिए ऑप्शन मिल जाए, बट फिर भी इन्होंने कराया। अच्छा, इसमें है थोड़ा-सा हमारे पास पढ़ने के लिए है, थ्रू द सऊदी अरेबिया वाज़ नॉट वन ऑफ द गल्फ एंड अरेबियन कंट्री टू नॉर्मली टाइज़ विद इज़राइल एज़ अ पार्ट और यूएस ब्रोकन अब्राहम अकॉर्ड्स। अब्राहम अकॉर्ड्स हमें देख लेना है थोड़ा-सा क्या है इसमें, पूरी न्यूज़ में पढ़ने के लिए हमारे पास अब्राहम अकॉर्ड्स है, उसके बाद इज़राइली और सऊदी अरेबिया की बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है। तो देखने की कोशिश करते हैं, द अब्राहम अकॉर्ड्स आर सीरीज़ ऑफ एग्रीमेंट साइन इन 2020। ये साइन कब हुआ था? 2020 में हुआ था अब्राहम अकॉर्ड, किसके लिए? इज़राइल और अरब नेशंस के बीच में। और इसमें कौन-कौन से थे? यूनाइटेड अरब अमीरात भी था, बहरीन भी था, सूडान था, मोरक्को था। ये जो एग्रीमेंट था, इसका एम था नॉर्मलाइज़ करना किसको? डिप्लोमैटिक, इकोनॉमिक एंड कल्चर रिलेशन किसके बीच में? बिटवीन इज़राइल एंड कंट्रीज़, ठीक है? जो कि आपकी मिडल ईस्ट से आती हैं। तो उनके बीच में इसका क्या था? यू कैन से दैट उसको डिप्लोमैटिक और पॉलिटिकल बेसिस पे उसको देखना था। तो अब हम देखते हैं क्या हमारे पास बॉर्डर गेम कंट्री है। ये मैंने कल आपको कराया था, फिर भी मैं रिवीजन तौर पे इसको मैंने डाल दिया है, जिससे बार-बार आपका रिवीजन हो जाए। तो इज़राइल की जो बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है वो कौन-कौन सी है? इज़राइल का ही वो था, यू कैन से दैट प्लेन था जिसको इमरजेंसी लैंडिंग मिल गई। सो इसमें है आपके पास जॉर्डन है और सीरिया है, लेबनान है, इजिप्ट है। इसको आपने याद कैसे किया था कि जेल में, ठीक है? जेल में सर्व। तो एस फॉर क्या हो जाएगा? एस फॉर सीरिया हो गया, जे फॉर जॉर्डन हो गया, ई फॉर इजिप्ट हो गया, एल फॉर लेबनान हो गया। क्लियर कट है? अब आगे देखते हैं, फिर हम इसी तरीके से हमारे पास आता है सऊदी अरेबिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी बॉर्डर शेयरिंग कंट्री हमें याद ही करनी है, ठीक है? सो देखते हैं कौन सी है। सऊदी अरेबिया की जो शेयर इट्स बॉर्डर विद द सेवरल कंट्री जैसे जॉर्डन से, ठीक है? उसके बाद आपके पास क्या है? जॉर्डन दिख रहा है आपको? यस। उसके बाद इराक है, इराक यहाँ पास में होगा, तो जॉर्डन हो गया, सॉरी जॉर्डन हो गया आपका, इराक हो गया, उसके बाद फिर क्या है? कुवैत है, कुवैत देख लेंगे हम, कुवैत है, ठीक है? उसके बाद क्या है? कतर है, कतर हमें दिख रहा है, ठीक है? बहरीन है, बहरीन कहाँ है हमारा? ठीक है? बहरीन ये रहा, उसके बाद क्या है हमारे पास? यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई, ये सब क्या है? इसकी बॉर्डर शेयरिंग कंट्री हैं, ओके? तो ये आपको देख लेनी है अच्छी तरीके से। तो हमने अब तक बॉर्डर शेयरिंग कंट्री आज देख ली सऊदी अरेबिया की और इज़राइल की हम कल भी देख चुके थे, आज भी हमने रिवीजन तौर पे इसको देख लिया। नेक्स्ट चलते हैं क्या है हमारे पास फिर? नेक्स्ट है हमारे पास एडिटोरियल, तो एडिटोरियल को हम देखने की कोशिश करते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑटोनॉमी इन द क्रॉस शेयर। एक्चुअली में जो इलेक्शन कमीशन है वो क्रॉस शेयर, यू कैन से दैट, एक घेरे में है ऑटोनॉमी उसकी, ठीक है? सो उसी के रिगार्डिंग ये है। एक्चुअली में 2 मार्च को क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजमेंट दे दिया कि भई ठीक है, जो भी डायरेक्टर हैं किसके? सीजीआई के, सॉरी चीफ इलेक्शन कमीशंस के, और जो इलेक्शन कमीशंस हैं इनको अपॉइंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? और एडवाइस किसकी रहेगी इसमें? एडवाइस रहेगी आपकी प्राइम मिनिस्टर की और लीडर ऑफ अपोजिशन की। देखिए प्राइम मिनिस्टर जब भी आते हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन तो आ ही जाता है, और उसके बाद ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो कि लोकसभा में है, ठीक है? उसके बाद हैं आपके लीडर ऑफ अपोजिशन जो सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के हैं, और सीजीआई। इन लोगों की क्या रहेगी? यू कैन से दैट एडवाइस रहेगी विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन, ठीक है? और प्राइम मिनिस्टर को ये क्या करेंगे? एडवाइस करेंगे। क्लियर कट है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आर्टिकल 324 तो भई ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें प्रोविज़न दिया है कि इस टाइप के जो लॉ है वो कौन बना सकता है? पार्लियामेंट बना सकता है, ठीक है? और इस अब एक बिल और था जो 10 अगस्त को इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा में, ठीक है? तो इस बिल में क्या था, रिप्लेस किया गया जो चीफ जस्टिस थे, है ना? उनको हाई पावर्ड सिलेक्शन कमिटी से क्या कर दिया गया, ठीक है, इनको बना रहने दिया गया, और जो कमेटी थी, इनको प्राइम मिनिस्टर रहेंगे जो चेयरपर्सन का काम करेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन जो कि लोकसभा में ये मेंबर, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ये भी होंगे, ये नॉमिनेट करेंगे, इनको नॉमिनेट किया जाएगा किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो देख रहे हैं कि एक 2 मार्च वाला जजमेंट था, और 10 अगस्त को जब बिल इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा में, तब इसमें कौन-कौन आ गया? यानी कि सीजीआई हैं आपके, ठीक है? और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर तो हैं ही, लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा में वो हैं। यहाँ पर आ गया आपके यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, इनको नॉमिनेट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है? अब अच्छा, इश्यू क्या है? भई सीधी-सी बात है, जो अब बार-बार जजमेंट चेंज हो रहा है, तो इनमें ये एक्चुअली में डिबेटेबल है, ठीक है? तो जो प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी का, चीफ इलेक्शन कमीशन का या इलेक्शन कमीशन का, एक्चुअली में ये डिबेटेबल है, एंड ये कंट्रोवर्शियल है, यू कैन से दैट। सो पॉलिटिकल सर्कल्स एंड इवन सिंस कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं। अच्छा, इसकी सजेशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन को असेंबली को सजेस्ट करने के लिए, डिबेट करने के लिए, अपॉइंटमेंट की बात करें सीएसी की,
इनको एक्चुअली में 2/3 मेजॉरिटी से जॉइंट सेशन के द्वारा बोथ हाउस पार्लियामेंट के द्वारा 1949 में 15 जून को क्या किया गया, इनको यू कैन से दैट अपॉइंट किया गया। फिर भी पार्लियामेंट के पास इसका यू कैन से दैट इंटरेस्टेड रहा कि वो इसके जो है एप्रोप्रिएट लॉ बना सकती है इस मैटर को लेके। लेकिन थोड़े से यहाँ पे कुछ और केस दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए बी फर्स्ट दिया है मैं बीएम तुर्कोंडे, सॉरी बीएम त्रिकोंडे, एक्चुअली में ये कमेटी थी, इसको अपॉइंटमेंट किया गया था बाय दी जयप्रकाश नारायण के द्वारा, कब 1975 में। और इसी तरीके से दिनेश गोस्वामी कमेटी थी, तो इसने इलेक्टोरल रिफॉर्म होते हैं उसकी बात करी थी, ठीक है। और इसको प्राइम मिनिस्टर बीपी सिंह ने इसको 1990 में क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूट किया था, सॉरी इसको इलेक्टेड किया था, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की कमेटी की, तो इसमें जो रिपोर्ट थी 2009 की, इसमें अदर रिकमेंडेशन भी दी गई थी कि अपॉइंटमेंट किस तरीके से होना चाहिए, किसका, ईसीआई का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। और इसके बहुत ज़्यादा बेस दिए गए थे। 2006 की बात करें तो इसमें सजेस्ट किया गया था, जो सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमीशन है, इनको बीवी टंडन, ठीक है, जो एक्चुअली में उस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे बीवी टंडन। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आई थिंक उस टाइम एपीजे अब्दुल कलाम थे, ठीक है, सॉरी मैं गलत बोल गया। कि 2006 की बात है कि जो फॉर्मर बीबी टंडन थे किसके चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और यू कैन से दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम और 7 अदर मेंबर कमेटी थी, जिनको हेड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये चूज करेंगे किसको, चीफ इलेक्शन कमीशन को और अदर इलेक्शन कमीशन को, ठीक है। ये 2006 की बात थी। लेकिन जो कमेटी थी इसने लोकसभा स्पीकर को भी इंक्लूड किया, लीडर ऑफ अपोजिशन को भी इंक्लूड किया, लोकसभा के थे, राज्यसभा के थे। अभी देख रहे हैं हम सिर्फ लोकसभा की बात कर रहे हैं, ना कि राज्यसभा की। समझते रहे ना, इसलिए डिबेटेबल है, कंट्रोवर्शियल है। रीजन क्या है, अभी सिर्फ हम लोकसभा का ही अपोजिशन पार्टी इंक्लूड कर रहे हैं, नॉट ए राज्यसभा। और इस लॉ की बात करें तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय द सीजीआई, ओके। अच्छा 2012 में फिर क्या हुआ, 2006 का हमने पढ़ लिया किस तरीके से राज्यसभा के जो ओपोजिशन पार्टी है उसको भी इंक्लूड कर लिया गया। 2012 में क्या होता है, जो सीनियर लीडर थे किसके, बीजेपी के और फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एल के अडवाणी, ठीक है। तो लाल कृष्ण अडवाणी 2012 की एक्चुअली में ठीक है, उनके टाइम की बात थी। तो ये रिटायर्ड हुए, आर्गुमेंट दिया उन्होंने कि जो कॉलेजियम शुड बी फॉर्म विद द प्राइम मिनिस्टर एज ए चेयरमैन विद द सीजीआई एंड मिनिस्टर ऑफ लॉ जस्टिस एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन, ठीक है। इसमें भी क्या होगा भैया, इसमें क्या प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन की तरह काम करेंगे, ठीक है। सीजीआई होंगे, इसमें मिनिस्टर ऑफ लॉ होंगे, जस्टिस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा होंगे एंड राज्यसभा इट्स मेंबर होंगे, ठीक है। उन्होंने भी आर्गुमेंट दिया कि इसको प्रिवेंट करने के लिए जहाँ मेंबर ईसीआई अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट के थ्रू होनी चाहिए, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस टू अमंग अदर। तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को लेके इस तरीके से विवाद चलता ही रहा है, ठीक है। और थोड़ा-सा और जानकारी दे दूँ, देखिए इलेक्शन कमीशन की बात करें तो लगभग 900 मिलियन वोटर्स को ये हैंडल करता है भैया। 2019 का डेटा ये बताता है, लगभग 900 मिलियन वोटरों को हैंडल करने का काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। और अगर इसके 11 मिलियन जो पर्सन है ना, वो इकोनॉमिक हार्डशिप एंड इनइक्वालिटी इज़ रिमार्कबल फीट है। मतलब यू कैन से दैट 11 मिलियन पर्सन जो हैं वो इकोनॉमिक हार्डशिप है उनकी, और इनइक्वालिटी का वो क्या देख रहे हैं, सामना कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से इस आर्टिकल्स में एक्चुअली में किस तरीके से डिबेटेबल है ये आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमीशन, सॉरी इलेक्शन कमीशन, ठीक है? तो उसका रीज़न यही है कि भई प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को लेके 2006 में जजमेंट आ गया कि ठीक है, इसमें राज्यसभा की अपोज़िशन को, लीडर को भी शामिल कर लिया जाएगा, बट उससे पहले तो नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो एक बार इसको आप गो थ्रू कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने, हटा दिया था, इसको हटा दिया था और आपका आंसर निकल आया था। बट अब हम क्या करते हैं, थोड़ा-सा इसको रीड कर लेते हैं क्या है हमारे पास। तो देखते हैं क्या है। विजिबल लाइट कम्युनिकेशंस इज अ टेक्नोलॉजी, ये यूजेस होती है विजिबल लाइट ट्रांसमिट डेटा में। ये इन्वॉल्व करती है मॉड्यूलेटिंग द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट सोर्स सच एज एलईडी, ठीक है, to encode information which can then be received and decoded by the light sensitive receivers like जैसे फोटो डायोड्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद बीएलसी ऑफर करती है लाइक बेनिफिट्स, जैसे हायर सिक्योरिटी, रिड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ठीक है। अब वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ठीक है। उसको रिड्यूस करने का काम करती है ये, ठीक है। बट इट्स ए लिमिटेड रेंज एंड सेंसिटिव टू लाइन ऑफ साइट्स कैन बी लिमिटेड। अच्छा, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो कि रेंज यहाँ पे दी है नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक होती है, बट इसमें अप्रोक्सीमेटली दी है कि कितनी है, वो देखते हैं हम
इसमें अप्रोक्सीमेटली दी है 375 से लेके 780 तक, और हमने पढ़ा था 370 से लेके 700 750 तक। ओके, सो अभी तक हमने इस तरीके से यहाँ पे देख लिया। तो अब अगर हम निकाल लेते हैं इसका एमसीक्यू का आंसर, तो हमारे पास क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है हमारे पास सी। क्लियर कट है, क्योंकि हमारे पास टू वाला गलत हो जाएगा, लॉन्ग रेंज की नहीं शॉर्ट रेंज की बात करेगा ये पास। इतना सा इसमें अंतर था। तो देख रहे हैं एलिमिनेट टेक्निक से किस तरीके से आंसर निकाल लिया जाता है, कि भाई अगर थोड़ा सा भी इसमें हमें आइडिया हो जाता कि यहाँ पे यू कैन सी दैट किस तरीके से शॉर्ट रेंज है, लॉन्ग रेंज है, डेटा को लेके अगर हम करते, तो डेटा को लेके तो हम इसको हटा ही चुके थे, है ना? डेटा को लेके अगर हम करते हैं, तो कि ये गलत हो गया, तो फिर उसके बाद भी हमारे पास ये 3 बच रहे हैं। बट क्या है कि इन दोनों में से एक आंसर, अब देखिए ये वाला कैन वाला, तीसरा वाला तो क्लियर है सही होगा। अब इसको मैं इस तरीके से अगर बताने की कोशिश करूँ कि थर्ड वाला आपको पता चल जाता कि जो विजिबल लाइट कम्युनिकेशंस है, ठीक है, ये यहाँ पे कैन दिया है। ये अगर ये तीसरा वाला, कैन वाले मोस्टली सही होते हैं। तीसरा वाला अगर आपका सही है, तो कॉमन सी बात है, फिर आपका ये निकल गया। अब ये निकलने के बाद है यहाँ पे अगर आप निकालते थोड़ा-सा, तो और कौन-सा आंसर निकाल सकते थे? देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, तो आई थिंक से रिड्यूस तो करता है ना? तो ये भी होगा इसमें से, तो ये भी हो जाएगा। तो 3 और 4 हमने निकाल लिए, 3-4 हमने निकाल लिए, तो 3-4 यहाँ मिल रहा है, 3-4 यहाँ मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा, ठीक है? उसके बाद हम देख लेते हैं फर्स्ट वाला अगर हमारा सही है तो। यहाँ पे देख लिया हमने, दूसरा वाला देख लेते हैं। चलो दूसरा वाला निकाल लो तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला हमने निकाला, वीएलसी इज़ नोन एज़ अ लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आपके लिए एक सेंस बनना है कि भैया ये लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन जो है, वो नहीं होगा, यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। तब भी आप इसको आंसर को निकाल सकते हो। तो 2 वाला चला गया, फिर आंसर आपके पास क्या हो गया, 1, 3 एंड 4। ओके। हिंदी की बात करें, तो हिंदी में थोड़ा-सा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, दीर्घपरासी, ठीक है, यहाँ पे दिया है दीर्घपरासी, देखिए ये वर्ड्स है, दीर्घपरासी प्रकाशी बेतार संचार के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा-सा निकालना है, विद्युत चुम्बकीय व्यतिकरण नहीं होता है। हाँ, ठीक है भई, ये तो सही बात है, नहीं होता है, ये तो दैट्स राइट, तो 4th वाला सही है, तो यहाँ से ये गया। अब फिर देख लेते हैं कि ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेज़ी से प्रेषित कर सकता है, मे बी पॉसिबल है। यस, तो 3rd वाला सही है, 3rd वाला सही है, तो ये भी चला गया, सॉरी ये चला गया, आपका ये भी गया, ये भी गया, और फिर हमारे पास लग गया, यहाँ पे देख लिया, अब ये बचे, ठीक है? तो इन्हें फर्स्ट चेक चेक कर लिया, इसमें थोड़ा-सा हम 50-50 लेके इसको आंसर को कर सकते हैं, ओके? सो आज हम अपने सेशन को यहीं रोकेंगे, और देखिए प्लीज़ जो भी मैंने चीज़ें आज कराने की कोशिश की हैं, थोड़ी-सी तबीयत मेरी डाउन थी, बट मैंने फिर भी आपका जो कंपाइलेशन है उसको मैंने नहीं छोड़ा है, ठीक है? और आप प्लीज़ पीसी को ज़रूर देखते रहें। मुझे कंप्लीटली आइडिया है कि आप अगर पीसी को देखते रहेंगे ना, तो आपको लगेगा कि सर बहुत अच्छा चल रहा है हमारा, और हम क्या है ना कि अगर हमारा पीआईबी छूट भी जाता है, या द हिंदू छूट जाता है, या इंडियन एक्सप्रेस छूट जाता है, तब भी हम इसको कवर कर लेते हैं, ओके? सो हम अपने सेशन को यहीं रोकेंगे प्लीज़, और आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दिया करें। थैंक यू सो मच।